हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? दिस इज मनीष मिश्रा और वेलकम टू ज्योग्राफी पाठशाला। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। देखिए, यहाँ पर जो भूगोल की यात्रा चल रही है वो उसमें हमने अब तक काफ़ी चीज़ें कर ली है। महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश चल रहा है, तो आज भी मैं कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूँ। लेकिन सबसे पहले कहना चाहूँगा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि 4 तारीख को पेपर है इंग्लिश का पेपर जो आपको पूरे शिद्दत के साथ देना है। आपको अपनी जो ये 2 दिन की प्लानिंग है उसमें आपके जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, जो भी आपके इंग्लिश के अंदर है, उस पर फोकस करना है, हैंड राइटिंग का ध्यान रखना है, ठीक है, और पूरे विश्वास के साथ में पेपर देना है ना। और फिर हम पूरा फोकस करेंगे भूगोल पर। फिर भूगोल पे हमारे पास 4-5 दिन मिलेंगे, तब उस पर फोकस करेंगे। तो आप अभी इंग्लिश पर फोकस कीजिए और पूरी मेहनत से नंबर लाइए, क्योंकि क्या होता है, घड़ा भी बूंद बूंद से बढ़ता है। आपके सभी में अच्छे नंबर आएंगे, तभी आप परसेंटेज को अच्छा बनाएंगे। तो आप मेहनत करते रहिए, और ये मेहनत केवल आपके लिए नहीं है, ये आपकी मेहनत जो है आपके पापा मम्मी के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, आपके गुरुजनों के लिए। आप उनको गौरवान्वित महसूस कराएंगे, प्राउड फील कराएंगे बेटा। तो बस मेहनत करते रहिए। लीजिए, शुरू करता हूं मैं बिना किसी देरी किए। एक प्रश्न जो मैं लेकर आया हूं, देखिए पहला प्रश्न क्या है, मैंने बताया था, जैसे कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ मिलता है, मुझे लगता है, तो मैं उन पे जरूर काम करता हूं। मुझे किसी बच्चे ने कहा कि सर पतन के बारे में बताइए। तो देखिए, पतन किसे कहते हैं और कार्यों के आधार पर पतनों का वर्गीकरण करें, ये क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, मैंने कैसे लिखा है, देखिए आप, समुद्र के तट पर वह भाग जहां जहाज व्यापारिक उद्देश्य से अपने माल को गोदियों पर भंडारण करते हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश मार्ग होते हैं, ये पतन सड़क व रेल मार्ग द्वारा अपने पृष्ठ प्रदेश को सेवा प्रदान करते हैं, वो पतन कहलाते हैं। अब मेरी बात सुनिए बेटा, मैंने आपको यहां बताने की कोशिश की है कि इसका आंसर आपको, ये जो पतन की परिभाषा वैसे नहीं लिखनी है बेटा। परिभाषा आप लिखेंगे तो कैसे लिखें जिससे आपका थोड़ा सा थोड़ा अच्छा रहे, वो किस तरीके से लिखेंगे, जैसे आपने लिखा पतन, ठीक है ना, या बंदरगाह, तो आपने इसको यूं करा, फिर आपने लिखा कि पतन अंतर्राष्ट्रीय मार्ग के प्रवेश द्वार होते हैं, पतन वह स्थान होते हैं जहां व्यापारिक उद्देश्य से जहाज कुछ समय के लिए आते हैं, यहां पर गोदियां होती है, सामान का भंडारण किया जाता है, ये पृष्ठ प्रदेश पर रेल या सड़क मार्ग द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो थोड़ा अच्छा लगता है। पैराग्राफ में क्वेश्चन आंसर देना बंद करें, कम से कम देने की कोशिश करें। जहां पर इस तरीके से ये चार्ट बना सके तो वहां पर दीजिए आप, ठीक है। तो पतन क्या होते हैं, समुद्र तट के पास वह भाग जहां पर जहाज आते हैं, कुछ समय के लिए रुकते हैं, अपने व्यापार के उद्देश्य से आते हैं, वहां पर गोदियां होती है जहां पर सामान को इकट्ठा किया जाता है, फिर रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा उनको पृष्ठ प्रदेश पर पहुंचा दिया जाता है। अब पतन के प्रकार सुनिए, देखा कार्यों के आधार पतनों के प्रकार। पहला है तेल पतन। यह पतन टैंकर पतन और तेल शोधन के रूप में होता है, जहां तेल का भंडारण परिवहन किया जाता है। अब ये पतन कौन से हैं, 4 देखे किताब में। वेनेजुएला है जिसमें मराकाइबो पतन है, ट्यूनीशिया है जिसमें एस्खीरा पतन है, लेबनान है जिसमें त्रिपोली पतन है, और पर्शिया जिसको हम ईरान कहते हैं, ईरान, उसमें अबादान पतन है। और ये चीजें आपको मैंने नक्शे में बता रखी है, अभी मैं बताऊंगा दोबारा, लेकिन आप वेनेजुएला में मराकाइबो, ट्यूनीशिया में एस्खीरा, लेबनान की त्रिपोली तो राजधानी है, कराई थी मैंने आपको, और पर्शिया में अबादान है। देखिए आगे आगे आप देखेंगे, यहीं पर ही मार्ग पतन, नाम से स्पष्ट है, मार्ग पतन या विश्राम पतन, यानी जो लंबी समय दूरी आप पार कर रहे हैं, मान लीजिए आप कहीं दूरी पर जा रहे हैं, तो कुछ ऐसे स्टेशन होते हैं जहां पर रुकते हैं, वहां पर आप ईंधन लेते हैं, खाना लेते हैं, यात्रियों के लिए सामान उतारते हैं, या फिर पानी लेते हैं पीने का। तो ऐसे पतन जो लंबी समुद्री मार्ग पर विश्राम केंद्रों के रूप में विकसित हुए हैं, रखना नहीं है। सोचिए आप लंबी दूरी पर जा रहे हैं, बीच में एक पॉइंट आ गया जहां रुक गए आप, है ना, तो यहां पर जहाज में ईंधन भरेंगे, जल भरेंगे, खाद्य सामग्री लेंगे, तो ऐसे पतनों को मार्ग पतन कहते हैं। उदाहरण अदन है, बता चुका हूं, होनोलुलु बता चुका हूं, कहां पर है, सिंगापुर कहां है बता चुका हूं, अभी हम इसको करेंगे। आंत्रपो पतन, ये पतन एकत्रण पतन के रूप में विकसित होते हैं, और ये विभिन्न देशों को निर्यात करने वाली वस्तु इकट्ठी की जाती है। आंत्रपो पतन का मतलब होता है वस्तु इकट्ठी की जाएगी। जैसे एशिया में सिंगापुर है, अभी अपन बात करेंगे। यूरोप में रोटरडम है ना, जो नीदरलैंड का है, और बाल्टिक क्षेत्र में कोपेनहेगन है, जो डेनमार्क की राजधानी है, ठीक है ना। ये आपके पतन है। नौसेना पतन, ये पतन युद्धक जहाजों को सेवाएं देते हैं तथा उनकी मरम्मत करने की कार्यशाला चलाते हैं, सामरिक महत्व के होते हैं। 2 ही दे रखे हैं किताब में, कोच्चि केरल भारत के परिप्रेक्ष्य में, और कारवाड़ कर्नाटक के अंदर है, ठीक है। अच्छा, अगला क्या पतन है, अगला पतन है पैकेट स्टेशन, है ना, या फिर फेरी पतन है। फेरी पतन छोटा सा, तो ये क्या करते हैं कि कोई जलीय क्षेत्र होता है छोटा सा, उसके आर पार, अगर आपने देखा हो तो यहां पर अगर आप नक्शे में देखेंगे, इधर यहां पर आपके इंग्लैंड है और इस साइड में फ्रांस है, बीच में इंग्लिश चैनल बताया था मैंने, इंग्लिश चैनल, तो यहां पर इसको जोड़ते हैं। यानी ये पतन छोटी दूरी को तय करते हुए जलीय क्षेत्र के आर पार होते हैं। ये वस्तु तथा यात्रियों के परिवहन से जुड़े होते हैं। इनमें जैसे इंग्लैंड में तो डोवर पतन हो गया यहां, और कैलाइस पतन हो गया फ्रांस में, इनको अपन फेरी पतन कहते हैं, ठीक है।
अब थोड़ा देखते हैं हम यहां पर, एक सेकंड लीजिए, मैं आपको थोड़ा लक्ष्य बताने की इसकी कोशिश करता हूं। ये लीजिए देखिए। अब देखिए पतन की बात करी हमने, पहली बात करी हमने वेनेजुएला की। तो वेनेजुएला कहां पर आपको पता है, आप आएंगे यहां पर, कहां पर आएंगे, ये आपका वेनेजुएला है, पता है आपको, दक्षिण अमेरिका में। तो वेनेजुएला का क्या क्या था अपना, माराकाइबो था। फिर क्या आया था, टूनिशिया, टूनिशिया का अस्खीरा। तो टूनिशिया ये रहा आपका, ये आपका क्या है, टूनिशिया। मैं बात कर चुका हूं बेटा, ये टूनिशिया है, ये क्या है, टूनिशिया है ना। अच्छा, फिर इसके अलावा क्या किया मैंने, टूनिशिया क्या, वेनेजुएला क्या, टूनिशिया। फिर क्या, लेबनान, लेबनान टूनिशिया के पास में ही, ये लीबिया है, सॉरी, है ना, लीबिया, माफ कीजिएगा, लीबिया, लेबनान लीबिया। और लीबिया की राजधानी क्या है, त्रिपोली, क्या है, त्रिपोली, ठीक है ना, त्रिपोली। अच्छा, अगला है ईरान। तो देखिए आप चले थे यहां से, ये आपका ईरान था कैस्पियन के नीचे, तो ये ईरान है, और यहीं पर है अबादान, यहीं पर क्या है, अबादान, ठीक है, ये किया। फिर हमने कुछ क्या किए थे, हमने किए थे जैसे मार्ग पतन, उसमें आपने लिया था सिंगापुर। सिंगापुर कहां लेंगे आप लेंगे मलेशिया के पास में, यहां पर, ये आपका सिंगापुर है, बताया था सर मैंने आपको। सिंगापुर के अलावा क्या था, अदन, अदन कहां था आपका, यमन के पास में, ये अदन था, अदन की खाड़ी के पास में, आप देख रहे हैं, स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, है ना। अच्छा, फिर था आपका होनोलुलु। होनोलुलु कहां पर आपके, जब यहां से अपन चलेंगे अमेरिका से उधर की तरफ, तो यहां पर हवाई आइलैंड है कुछ, तो वहां पर क्या है, होनोलुलु है, ठीक है ना। होनोलुलु एक पतन है जो विश्राम पतन के रूप में आता है। अच्छा, फिर हमने कुछ लिए थे आंत्रपोपतन, जैसे लिया हमने एशिया के अंदर वापस सिंगापुर था। आपने यूरोप में लिया रोटरडम, जो कहां पर मिलेगा आपको, यहां पर बेल्जियम में, यहां पर मिलेगा रोटरडम, सॉरी यहां पर नीदरलैंड में मिल जाएगा आपको रोटरडम, नीदरलैंड में। और आपको कोपेनहेगन यहां मिलेगा जो डेनमार्क में है, ठीक है ना, ये आपको यहां पर मिलेगा। ओके जी। अच्छा, फिर आपको कराए थे मैंने अभी कोच्चि और कारवाड़। तो कोच्चि आपका भारत में यहां पर है, और कारवाड़ आपके कर्नाटक में ही, यहीं पर है ना। तो कोच्चि और कारवाड़ पतन हो गए जो कर्नाटक के अंदर है, ठीक है। अच्छा, फिर एक कराया आपको फेरी पतन, जो मैंने बताया आपको यहां पर है, कहां पर, ये आपका इंग्लिश चैनल है, ये वाला देखिए आप, ये फ्रांस है, ये इंग्लैंड है, ये बीच में इंग्लिश चैनल है। तो यहां पर तो इंग्लैंड का है कौन सा, डोवर पतन, और यहां पर है कैलाइस पतन, यहां पर है कैलाइस पतन। लीबिया, वापस आप सही कर लेना, लीबिया कहां, सॉरी त्रिपोली कहां पर है, वो यहां पर है ना, लीबिया की राजधानी है त्रिपोली। भू राजस्व द्वारा दिए गए भू उपयोग वर्गीकरण के बारे में बताएं। तो ये भू राजस्व ने रिपोर्टिंग प्रपत्रों के आधार पर देता है वर्गीकरण। तो भू राजस्व रिपोर्टिंग प्रपत्र के आधार पर भू उपयोग का वर्गीकरण देता है। 9 इन्होंने बताए हैं। रिपोर्टिंग प्रपत्र क्या होते हैं ये भी आप समझिए। इसमें क्या होता है कि कुछ जो लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में आपको कोई क्षेत्र सर्वेक्षण के लिए भेज दिया, आप अपना कोई कागज लेकर गए हैं और अपनी कुछ रिपोर्ट लेकर आए, तो हो सकता है कि वो सही भी हो, कम भी हो या ज्यादा भी हो। तो कभी भी रिपोर्टिंग प्रपत्र का जो सर्वेक्षण होता है वो कुल भौगोलिक वर्गीकरण से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं हो पाता है ना। क्या बताएं, पहला वनों के अधीन क्षेत्र, यानी ऐसी भूमि जहां पर वन है या वन विकसित हो सकते हैं उनको इसमें शामिल किया गया। दूसरा, बंजर व व्यर्थ भूमि, यानी मरुस्थल, पहाड़ी व भूभाग जिन्हें किसी भी तकनीक से, जो आपको दिख रहे हैं मरुस्थल दिख रहे हैं, उन्हें किसी भी तकनीक से अगर आप कृषि योग्य नहीं बना सकते तो उन्हें बंजर व व्यर्थ भूमि कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, यानी इस क्षेत्र में ऐसी भूमि जिसको आप खेती में काम नहीं ले रहे हैं, द्वितीयक व तृतीयक कार्यों में काम ले रहे हैं, तो उन्हें हम कहेंगे गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। स्थायी चारागाह क्षेत्र, नाम से स्पष्ट है, ऐसे बड़े चारागाह क्षेत्र होते हैं जिन पर सरकार का या समुदाय का अधिकार होता है, पंचायत का अधिकार होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं, हमको सारा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। उपवन, जिसके अंदर क्या फलदार जैसे आंवले के बाग हो गए, है ना, एक तरीके से निजी क्षेत्र के अंदर ये। देखिए अगला, देखिए अगला बड़ा महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में तीनों आते हैं। वर्तमान प्रतिभूमि क्या होती है। देखो आप इसको समझिए कि मैं बोलूं कि भाई आप अपने शरीर को डिटॉक्स करने के लिए, शुद्ध करने के लिए हम व्रत रखते हैं, तो ऐसे भूमि को भी अगर आपको गुणवत्ता बढ़ानी है, इसको शुद्ध रखना है, तो उसे खाली छोड़ते हैं, पड़ती छोड़ते हैं। तो जब भूमि को 1 वर्ष या उससे कम समय के लिए पड़ती छोड़ते हैं तो वर्तमान प्रतिभूमि होती है। जब भूमि को 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम समय के लिए पड़ती छोड़ते हैं तो पुरातन प्रतिभूमि होती है। और जब भूमि को 5 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए पड़ती छोड़ते हैं तो वो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि होती है। अगला है निवल बोया गया क्षेत्र। क्या होता है, वह भूमि जिसमें फसल उगाई व काटी जाती है उसे निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। कंफ्यूज करता है सर, ये कंफ्यूज करता है, लेकिन अब कंफ्यूज नहीं करेगा। एक बार देखिए आप, मान लीजिए मेरे पास 1 बीघा खेत है, मैं उसमें आधा बीघा में खेती करता हूं, ठीक है जी, तो मेरा निवल बोया गया क्षेत्र क्या होगा, आधा बीघा होगा। यानी भूमि के जितने भाग पर फसल बोई व काटी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। तो इसे सकल क्या होता है, सकल का मतलब होता है कि इस भूमि पर जहां पर मैं खेती कर रहा हूं, एक कृषि वर्ष में जितनी बार खेती करता हूं उनको जोड़ लेते हैं। जैसे मालूम मैंने 2 बार खेती करी,
रबी की कर ली और खरीफ की कर ली। तो यहां पर जोड़ के क्या कर लेंगे, आधा प्लस आधा यानी 1 बीघा। तो यानी मेरा सकल बोया गया क्षेत्र हो गया 1 बीघा, जबकि निवल हो गया आधा बीघा। आप समझ गए, यानी जितने भाग पर खेती करेंगे वही निवल में आएगा। अगला क्वेश्चन ये भी बड़ा बहुत ही मोस्ट है, जल समर प्रबंधन कार्यक्रम किसे कहते हैं, विभिन्न जल समर विकास कार्यक्रम के बारे में बताएं। देखिए जल समर प्रबंधन कार्यक्रम क्या होता है, रटना नहीं, आपको प्रबंधन करना है जल का। तो आपको पता है, अब दिमाग में चीज रखनी है कि भाई यहाँ जमीन पर, भूमि पर 97% क्या है, लवणीय जल है, जो हम पीने काम नहीं ले सकते। हमारे काम क्या आएगा, 3% आएगा जो लवणीय जल है। तो क्या करना पड़ेगा, और लवणीय जल भी कहां पर है, धरातली जल पर है और भौम जल के रूप में उपस्थित है, नदी तालाब पर, झीलों के रूप में या अंदर। तो क्या करना है हमको इसको बचाना है। तो बस बन गया परिभाषा। यानी जल समर प्रबंधन कार्यक्रम में क्या होगा कि धरातलीय जल व भौम जल का बुद्धिमत्ता के साथ में, मितव्ययता के साथ में इस प्रकार प्रयोग करना कि अलवणीय जल को हम भविष्य की पीढ़ी के लिए बचा सके, उसे जल संवर्धन प्रबंधन कार्यक्रम कहते हैं। तो बन गई परिभाषा, जल संवर्धन प्रबंधन कार्यक्रम यानी धरातली तथा भूम जल संसाधन। अब दिमाग में रखना, धरातल का मतलब नदी तालाब झील आ गया, भूम का मतलब अंडरग्राउंड वाटर हो गया, का बुद्धिमत्ता, दक्षता, मितव्ययता के साथ उसका उपयोग करना, जिससे भावी पीढ़ी के लिए अलवणीय जल का संरक्षण किया जा सके। अब क्या करना, दो स्रोत होते हैं, प्राकृतिक स्रोत, कृत्रिम स्रोत जल के। प्राकृतिक होते हैं तालाब, झील, तलैया और नदियां, तो कृत्रिम होते हैं बावड़ी, जोहड़, कुआं। ठीक है जी। अच्छा, अब इनके जल संरक्षण के कई कार्यक्रम चलाए। पहला है हरियाली, बड़ा कंफ्यूज करता है हरियाली, माफ कीजिएगा हरियाली कंफ्यूज करता है सर। अगर एग्जाम में आ जाए हरियाली जल कार्यक्रम तो हम तो सीधा 1 पे लगाएंगे सर, हरियाली का मतलब नहीं जी कि हरियाली लिखा हुआ है, लेकिन ये जल संवर्धन कार्यक्रम है, केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है, और उद्देश्य अलग से लिखने हैं। क्या लिखना है, ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन व वन आरोपण के लिए जल को सुरक्षित कराना, जल को पहुंचाना। ठीक है, ये हो गया। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है नीरू मीरू जल, और आप आंध्र प्रदेश में चलाया गया है। कभी भी आ जाए नीरू मीरू कार्यक्रम कहां चलाया गया है, आंध्र प्रदेश में। साथ में आपको यह भी लिखना है कि जल संवर्धन कार्यक्रम है, और यहां नीरू का अर्थ जल है, क्योंकि नीर का मतलब जल होता है, मीरू का अर्थ आप है। अरवारी पानी संसद कार्यक्रम, यह अलवर राजस्थान में चलाया गया है, और यह भी एक जल संवर्धन कार्यक्रम है। ठीक है जी। और साथ में नोट डाल के अगर लिखेंगे तो बहुत ही मजा आ जाएगा कि तमिलनाडु राज्य में घरों में जल संग्रह संरचना बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस तरीके से कुछ फैक्ट्स लिखें जो सामने वाले को अट्रैक्ट करें। एक ही लाइन होगी, ज्यादा नहीं होगी। नगरों का कार्यों के आधार पर वर्गीकरण। अब नगर क्या होता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, नगर का मतलब आपके दिमाग में आता है कि 75% जनसंख्या जहां पर, पुरुष जनसंख्या जहां पर गैर कृषि कार्यों में हो, वो नगर कहलाता है। लेकिन 1991 की अगर हम जनगणना की रिपोर्ट माने तो उसमें 4 बातें कही गई है। पहला वह क्षेत्र जहां पर नगर पालिका हो, या नगर निगम हो, या छावनी बोर्ड हो, गैरिसन नगर हो, या कोई अधिसूचित नगरीय क्षेत्र हो। दूसरा, वहां पर जनसंख्या 5000 से ज्यादा हो, 5000 तक हो। जनसंख्या घनत्व कितना हो, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, या फिर 75% हो जनसंख्या, पुरुष जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। ये कुछ चीजें नगर की परिभाषा बताती है। अब कार्यों के आधार पर वर्गीकरण करें। पहला है प्रशासकीय नगर, नाम से स्पष्ट है, राज्यों की राजधानी आ जाती है इसमें। चंडीगढ़ है, नई दिल्ली है, भोपाल है, आपने पटना दे दिया, कुछ भी आप दे सकते हैं, है ना। वॉशिंगटन डीसी दे दिया आपने, जैसे मान लीजिए अमेरिका की राजधानी है। औद्योगिक नगर, ये बड़ा मोस्ट है क्योंकि यहां पर नक्शे में आता है। जमशेदपुर कहां पर, झारखंड का पता है ना सर, लगा देंगे। मुंबई महाराष्ट्र में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है सर, सेलम कोयंबटूर नहीं कराया आपने, लेकिन सर तमिलनाडु में है ना, पता है, कर देंगे सर। और जोधपुर हमारे राजस्थान में है, ठीक है ना, हमारे राजस्थान को रंगों को समेटे हुए। परिवहन नगर, पतन नगर, इन नगरों से मुख्यतः माल का आयात व निर्यात किया जाता है। जैसे कांडला हो गया, कांडला कहां पर है सर, गुजरात में है। कोची कहां पर है सर, केरल में है। और विशाखापट्टनम कहां है सर, आंध्र प्रदेश में है जी, आंध्र प्रदेश में। ये परिवहन नगर होते हैं। वाणिज्यिक नगर, ये नगर व्यापार वाणिज्य में विशेषता रखते हैं, जैसे कलकत्ता और मुंबई वाणिज्य नगर है। ठीक है जी। आगे देखिए आप, आगे इसमें देखेंगे खनन नगर, ये भी बड़ा मोस्ट है खनन नगर, क्योंकि इसके एग्जाम्पल आते हैं परीक्षा के अंदर। खनिज से संबंधित नगर, झरिया और बोकारो करेंगे झारखंड में, कोयले की बात हो रही है। रानीगंज करेंगे तो पश्चिम बंगाल में है। तलचर करेंगे तो उड़ीसा में है। कोरबा करेंगे छत्तीसगढ़ में है। सारे नक्शे में करा रखे हैं। और अगर पेट्रोलियम की बात करेंगे तो डिगबोई और नहरकटिया असम में है। अब ये बड़ा मोस्ट है, इसमें सीधा प्रश्न आता है कि छावनी नगर या गैरिसन नगर किसे कहते हैं, इसको देख लीजिए। ये 1 नंबर में भी आता है, 1.5 नंबर में भी आता है। छावनी नगर किसे कहते हैं कि इन नगरों का पहला काम ब्रिटिश काल में हुआ था। इस तरीके से आपको आंसर प्रस्तुत करना है, मैं जहां तक समझता हूं। ये सामरिक महत्व के नगर होते हैं। इन नगरों में सैनिक अभ्यास, प्रशिक्षण व अन्य सेना संबंधी कार्य किए जाते हैं। ठीक है ना, ये चीजें आप लिख सकते हैं। यहाँ पर रक्षा संबंधी कार्य किए जाते हैं। रक्षा के उद्देश्य से इनका निर्माण किया जाता है। एक लाइन और डाल सकते हैं इसमें कि रक्षा के उद्देश्य से इनका निर्माण किया जाता है। रक्षा के
उद्देश्य से इन नगरों का निर्माण किया जाता है? अंबाला हरियाणा में, जालंधर पंजाब, याद रखिएगा बबीना यूपी में है और बीना मध्य प्रदेश में है, और महू एमपी में है, उधमपुर जम्मू कश्मीर में है। ठीक है ना, ये आपके नगर हो गए। धार्मिक व सांस्कृतिक नगर, ये भी आसान है, वाराणसी, मथुरा, अजमेर, पुष्कर, हरिद्वार। शैक्षिक नगर, जिनका विकास शिक्षा के केंद्रों में हुआ है, जैसे कोटा राजस्थान में, कुर्की हरियाणा में, अलीगढ़ यूपी में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है जैसे, तो आप इस शैक्षिक नगर में कर सकते हैं। और पर्यटन नगर, जो पर्यटन की दृष्टि से बनाए गए हैं, चाहे अंग्रेजों के काल में बनाए गए हो, चाहे हमने बाद में विकसित किए हों। ज्यादातर अंग्रेजों के काल में माउंट आबू है, शिमला है, नैनीताल है और जैसलमेर है। ठीक है, तो ये नगरों का वर्गीकरण हो गया है बेटा। तो 4 क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, आपको, मुझे लगा है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन एक क्वेश्चन और लेके आता है आपके लिए। एक क्वेश्चन क्या है आप समझिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि आर्द्रता व नमी के आधार पर कृषि को कितने भागों में बांटा गया है। और क्वेश्चन क्या आता है इसमें कभी कभार कि शुष्क कृषि, शुष्क भूमि कृषि व आर्द्र कृषि भूमि में क्या अंतर है। मैं दोनों को एक साथ लेकर चल रहा हूं। देखिए, अगर आर्द्रता की बात करें, नमी की बात करें, 2 भाग में बांटते हैं, एक तो सिंचित कृषि और एक वर्षा निर्भर कृषि। वर्षा निर्भर मतलब बारानी कृषि, यानी जो वर्षा पर निर्भर है, और सिंचित कृषि का मतलब जो सिंचाई पर निर्भर है। पहले आपको ध्यान होना चाहिए, मालूम होना चाहिए बेटा सिंचाई क्या होती है। अगर आपके खेत में आपने खेत जोता है, आप फसल कर रहे हैं, अगर वर्षा आ रही है, बारिश से अगर आप पानी दे रहे हैं, तो वो सिंचाई में नहीं आएगा। सिंचाई का मतलब होता है कि वर्षा के अतिरिक्त पानी देने के जो भी तरीके आते हैं वो सिंचाई में आते हैं। सिंचाई क्या होती है? वर्षा के अतिरिक्त पानी देने के जो भी तरीके होते हैं, चाहे आप नदी से दें, चाहे झील से दें, चाहे बोरिंग से दें, चाहे कैसे भी दें, वो सिंचाई में आती है। और सिंचित कृषि कितने भाग की होती है? नाम से स्पष्ट है, रक्षित सिंचाई कृषि, उत्पादक। देखो, नाम से स्पष्ट है, रक्षित यानी ऐसी कृषि जिसमें फसल की रक्षा के लिए सिंचाई की जाए, यानी वर्षा की जहां पर कमी है वहां पर अतिरिक्त जल द्वारा फसल को नष्ट होने से बचाने के लिए कृषि की जाती है। और उत्पादक सिंचाई कृषि, उत्पादन को बढ़ाने के लिए, नाम से पता लग रहा है, उत्पादन को बढ़ाने के लिए, तो फसलों के अधिकतम उत्पादन के लिए उद्देश्य से की गई सिंचाई, नाम से स्पष्ट है। ठीक है ना। अच्छा, मेन जो चीज आती है वो आती है कि वर्षा निर्भर कृषि कितने भागों में बटी हुई है? शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र, इसका अंतर आता है। मैंने इसको यहां पर बनाया, अब आप देख लीजिए, बना हुआ है। इसी को आप अंतर से भी कर सकते हैं। पहला देखो क्या है, भारत में पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, जहां 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहां पर यह कृषि की जाती है। इधर आप समझिए, ये यहां पर की जाती है जहां पर वह क्षेत्र जहां वह बाढ़ और मृदा अपरदन से प्रभावित होते हैं, जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। यहां पर वो फसलें की जाती है जो शुष्कता सहनित्या फसल होती है, जैसे बाजरा, मूंग, चना, रागी। जबकि यहां पर वो फसलें की जाती है जिन्हें पानी की अधिक आवश्यकता होती है, चावल, जूट, गन्ना। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपने क्वेश्चन किया बेटा, लेकिन ये एक अच्छा तरीका नहीं है। आप इसको कैसे करना चाहेंगे? आप इसको आप इस तरीके से कीजिए जैसे आपने किया यहां पर आपने किया शुष्क भूमि कृषि किया, और एक आपने आर्द्र भूमि कृषि किया। मैंने आपको इसलिए बताया वहां पर कि आप देखिए उस क्वेश्चन का अंतर, इस क्वेश्चन का अंतर देखिए। यहां पर आपको लिखना है कि ये कहां पर की जाती है? जहां 75 से 100 सेंटीमीटर की बारिश होती है, और क्या होती है, जहां पर 75 से 100 सेंटीमीटर की बारिश होती है, आपने नाम लिख दिया राजस्थान और गुजरात। क्योंकि ये कहां पर की जाती है? ये मृदा अपर्दन व बाढ़ वाले जो क्षेत्र होते हैं, जहां पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर की होती है, वहां पर की जाती है। यहां पर वो फसलें की जाती है जो शुष्कता सहनतिया होती है, शुष्कता सहनीय फसल होती है। और फिर नाम लिख दिया आपने, रागी लिख दिया आपने, बाजरा लिख दिया, ज्वार लिख दिया। और यहां पर वो फसलें की जाती है जिनको पानी की अधिक आवश्यकता होती है, पानी की अधिक आवश्यकता होती है, और फिर आपने नाम लिख दिया। तो तरीका तो बेटा ये भी है, आपने किया है, लेकिन उस तरीके से करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। वैसे आप इसमें करेंगे तो देखिए, आप यहां पर वही चीजें लिखी हुई है कि वहां उन फसलों को उगाया जाता है जहां पर शुष्कता सहनती फसल होती है। यहां पर आर्द्र के क्षेत्रों में वर्षा ऋतु के अंतर्गत वर्षा जल पौधों की आवश्यकता से अधिक होता है, तो वहां पर जो पानी एक्स्ट्रा है, उसलिए वहां पर ऐसी फसल उगाएंगे जहां पर पानी की उनको अधिक आवश्यकता है, इसलिए चावल, जूट और गन्ना यहां पर उगाते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बेटा कि आपको समझ में आया होगा। मैं आपको बस यही कहना चाहता हूं, क्वेश्चन को जितना चार्ट फॉर्म में बनाएं, जितना आप अट्रैक्टिव बना सकते हैं, उतना आप उसका उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए। समय भी कम लगेगा। सर, समय कैसे कम लगेगा सर? आप बता रहे हैं समय ऐसे कम लगेगा, जैसे मान लीजिए आप किसी की परिभाषा दे रहे हैं, पतन की परिभाषा दे रहे हैं, तो आप लिखेंगे, या कोई बड़ी परिभाषा दे रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए आपने दिया विश्व व्यापार संगठन के कार्य दिए, तो आप बार बार लिखेंगे विश्व व्यापार संगठन अपने साझेदार देशों को एक मंच प्रदान करता है, विश्व व्यापार संगठन साझेदार मंचों के कोई विवाद हो उसको निपटारा करता है। और एक आपने क्या कर दिया, आपने सीधा ही क्या किया, विश्व व्यापार और संगठन किया, और इस यूं बना दिया आपने, और फिर आपने ये करता है, ये करता है, आपका समय भी बचा और उत्तर भी क्या हो गया, अट्रैक्टिव हो गया। ये करने का तरीका बेटा, तो प्लीज आप इसको अपनाना, आपके मुझे उम्मीद है अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है बेटा, मिलता हूं मैं नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस के साथ में, और भी काफी चीजें मैंने सोच रखी है,
जो आपके लिए मैं करूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।